गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 6। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, फ्यूज वगैरह वगैरह। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब का। ठीक है, आज आप बात करोगे इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब बनता है कि सबसे पहले बल्ब का बनावट लगभग इस प्रकार का, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ, दो स्टड लगा हुआ, इसके बीच में इस प्रकार से ये है फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सब है। सबसे पहले ये फिगर, ये फिलामेंट है, और ये फिलामेंट किसका बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। और इसका जो है, ये जो आपका टंगस्टन का बना हुआ है, ये क्या है? ये इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे दो सपोर्टिंग नोब होता है। ये आपका नोब है, ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये आपका सपोर्ट है। इस तरीके से ये बल्ब हो गया। इसके अंदर में जो है वो आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरा होता है। तो सबसे पहली बात, अब कुछ ऑब्जेक्टिव को सुनिए, ज़्यादा कुछ सुनना नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। बल्ब के अंदर में कौन सा गैस? आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरा होता है। दूसरा, आर्गन या नाइट्रोजन क्यों भरा होता है? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है, अक्रिय गैस होता है। तीसरा, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन क्या है? मिश्र धातु है। टंगस्टन क्या है? आपका मिश्र धातु है, टंगस्टन का बना होता है। और इसका जो टंगस्टन का गलनांक है वो 3200 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? 3200 डिग्री सेल्सियस। क्या बोलिए? टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? 3200 डिग्री सेल्सियस। इसका गलनांक, ये जो आपका टंगस्टन है, इसका गलनांक उच्च होता है। और दूसरा, इसकी जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता किसका? टंगस्टन का। प्रतिरोधकता कम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। 3-4 पॉइंट बस। कौन सा गैस? आर्गन, फिलामेंट टंगस्टन का, उसका गलनांक 3200 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 3400 भी दिया रहता है, और इसका गलनांक उच्च होगा और इसका प्रतिरोधकता निम्न होगा। किसके लिए था ये? इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। दूसरा पॉइंट, अब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है? चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें या आपको हीटर की बात करें, किसी भी पॉइंट, किसी भी प्रकार का बात करें, इलेक्ट्रिक आयरन की बात हो या इलेक्ट्रिक हीटर की बात हो, इसमें नाइक्रोम का तार लगा होता है। किसका तार लगा होता है? नाइक्रोम का तार होता है। नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम जो है वो मिश्र धातु है। ये किसका मिश्र धातु है? N से हो गया आपका निकेल, Cr से हो गया क्रोमियम, M से हो गया मैग्नीज, और उसके बाद एक चौथा होता है आयरन। ये 4 मेटल से बना हुआ एक एलॉय है। कौन? मिश्र धातु। 4 गो इस मेटल है, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। इन चारों से मिलके कौन बनता है? नाइक्रोम। तो आयरन और हीटर में जो कॉइल बना होता है, वो कॉइल किसका बना होगा? वो कॉइल बना होता है नाइक्रोम के तार का। नाइक्रोम क्या है? मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? निकेल का, क्रोमियम का, मैग्नीज का और आयरन का। ओके, ये जो नाइक्रोम होता है, तो नाइक्रोम का नाइक्रोम का गलनांक जो है वो उच्च होगा, और इसकी प्रतिरोधकता भी उच्च होती है। प्रतिरोधकता भी क्या होती है? उच्च होती है। क्या बोले? ये जो नाइक्रोम है उसका गलनांक भी उच्च होता है और उसकी प्रतिरोधकता भी उच्च होती है। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं पेन में। तो आपने क्या बोला? इसका गलनांक भी उच्च होगा और इसकी प्रतिरोधकता भी उच्च होती है। किसका उच्च होती है? तो नाइक्रोम का। तो नाइक्रोम का ये मेन प्रोसेस है। क्या बोले? नाइक्रोम के तार का जो गलनांक है वो भी उच्च होगा, उसका प्रतिरोधकता भी क्या होगा? उच्च होगा। तीसरा पॉइंट में आप देखेंगे ट्यूबलाइट। मरकरी कैसे काम करता है? ट्यूबलाइट, जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं, ये कैसे काम करता है? इसका जरा कहानी सुनिएगा। ट्यूबलाइट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मरकरी। ठीक है, देखेंगे ये कैसे काम करता है। सबसे पहली बात, आप देखे होंगे कि ये मरकरी में ऐसे ग्लास ट्यूब लगा होता है, याद है, और यहाँ पे 2 नोब होता है। यहीं से करंट एंटर करेगा, यहाँ से करंट बाहर निकलेगा, ऐसा होता है।
यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड का, इस दोनों इंड पॉइंट पर किसका, यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड का पेंट होता है। क्या बोले, किसका पेंट है, यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड का पेंट किया होता है, का लेप चढ़ा होता है। ओके, अब इस ये ग्लास है, ये ग्लास ट्यूब है, ये कौन चीज है, ये ग्लास ट्यूब है। इसके अंदर में लो प्रेशर पर मरकरी भरा हुआ है, इसके अंदर में लो प्रेशर पर कौन भरा हुआ है, इसमें मरकरी, मरकरी मतलब Hg इसमें भरा हुआ है, इसमें भरा है, मरकरी भरा है। लो प्रेशर पर, कम प्रेशर पर उसमें क्या डाला हुआ है, उसमें मरकरी डाला हुआ है। अब कहानी क्या होता है वो देखिए, यहाँ से करंट गया तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होगा, जैसे ही बेरियम ऑक्साइड का लेप गर्म होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन खूब तेजी से निकलता है, यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खूब तेजी से निकलता है। देख कहानी क्या है, इस ग्लास के अंदर में एक पेंट किया होता है, अगर आप उंगली दोगे फूटे हुए कांच में तो आपको उजला जैसा एक उंगली में लगेगा, इसका नाम है फ्लोरोसेंट। इसको बोलते हैं स्फुरदीप्त, स्फुरदीप्त। ये क्या है, ये है फ्लोरोसेंट। तो आपने क्या देखा, ये ग्लास ट्यूब है, यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड का पेंट है, अंदर में लो प्रेशर पर थोड़ा सा मरकरी आपने क्या किया, उसमें डाल दिया। अब क्या होगा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और ये जाके अटैक करेगा किसको, मरकरी को। मरकरी पर जैसे अटैक होगा, मरकरी को जैसे ही ऊर्जा मिलेगा, वो ऊर्जा बदल जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी में। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तुरंत ये जो मरकरी है ये बन जाता है Hg++। मतलब क्या करता है, ये मरकरी को मरकरी प्लस बना देता है। जैसे ही मरकरी प्लस आयोनाइज होता है, मरकरी में से एक रे निकलता है, मरकरी में से क्या निकलता है, एक रे निकलता है। और ये जो रे निकला है, इस रे का नाम है पराबैंगनी किरण। ये जो रे है, ये कौन सा रे है, ये है पराबैंगनी किरण। ये पराबैंगनी किरण जाकर के यहाँ पे जो स्फुरदीप्त है उससे जाके टकराता है, और टकराने के बाद उस पराबैंगनी किरण को स्फुरदीप्त क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और उसको दृश्य प्रकाश में बदल देता है। और यहाँ से एक नई प्रकाश निकलती है, एक नई प्रकाश निकलती है जिसका नाम है दृश्य प्रकाश, या इसी को बोलते हैं श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश, इसी को बोलते हैं दृश्य प्रकाश, या क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश। इस प्रकार मरकरी दूधिया रोशनी आपको प्रदान करती है। इस प्रकार मरकरी, और बल्ब जो है, बल्ब के बारे में पढ़ाए थे आपको, बल्ब जो है वो 85% ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है और मात्र 15% को प्रकाश में बदलता है। लेकिन ये जो आपका मरकरी है, ये आपका 85% को प्रकाश में बदलता है और मात्र 15% को उष्मा में बदलता है। ये सबसे बड़ा फायदा है किसका, ये सबसे बड़ा फायदा है किसका, मरकरी का। तो हम लोग क्या देखें कि मरकरी काम कैसे करता है। ओके, तो बल्ब को देखे, हीटर को देखे, मरकरी को देखे। अब हम लोग पढ़ेंगे रेटिंग के बारे में। रेटिंग का मतलब क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेटिंग के बारे में कि रेटिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखेंगे जरा आप रेटिंग के बारे में। ये रेटिंग क्या है, आप देखेंगे कि बहुत सारे विद्युत बल्ब पर मरकरी पर लिखा होता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको लिखा रहेगा कि 100 वाट और ऐसे हाइफेन 220 वोल्ट को समझावे। आपको लिखा हुआ है कि एक रेटिंग है 100 वाट और 220 वोल्ट का मतलब क्या है, इसको समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्या लिखता है, 100 वाट और 220 वोल्ट का मतलब क्या होता है, जरा समझाइए। इसी को बोलते हैं रेटिंग। यही क्या है, रेटिंग। तो ये मान लीजिए किसी बल्ब पे लिखा हुआ है, किसी आयरन पे लिखा हुआ है, किसी मरकरी पे लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह, किसी भी चीज़ पे ये लिखा हो सकता है। तो इसका मतलब होता है, इसको कैसे समझाएंगे ये देखिए। इसका मतलब है 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत उपकरण को, देखिए हम कैसे, जैसे हम बोलते हैं वैसे आप लिखिएगा। यदि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत उपकरण को यदि 220 वोल्ट एसी से जोड़ा जाए, एसी धारा दो प्रकार का, एसी और डीसी, अभी डिस्कस करेंगे। एसी से जोड़ा जाए तब यह उपकरण
तब यह उपकरण 100 वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, अर्थात तब यह उपकरण 100 जूल पर सेकेंड ऊर्जा खपत करेगा। समझिए, मतलब वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड, अर्थात यदि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत उपकरण को यदि 220 वोल्ट एसी से जोड़ा जाए तब यह प्रति सेकेंड 100 जूल ऊर्जा खपत करेगा। इसी को क्या बोलेंगे, 100 वाट 220 वोल्ट। जैसे अगर आपसे पूछेगा 50 वाट और 110 वोल्ट, कैसे समझाइएगा, इसको लिखेंगे यदि 50 वाट के विद्युत उपकरण को 110 वोल्ट एसी से जोड़ा जाए तब वह प्रति सेकेंड 50 जूल ऊर्जा व्यय करेगा। और इसी को क्या बोलते हैं, रेटिंग। इसी को आप क्या बोलते हैं, रेटिंग। रेटिंग, इसको क्या बोलते हैं आप, रेटिंग। तो रेटिंग को समझ गए हम लोग। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, ये हम लोग समझ रहे थे रेटिंग के बारे में। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ करंट। अगला हम लोग पढ़ेंगे आज का स्टार्ट, टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट, धारा के प्रकार। सर करंट दो प्रकार का होता है, आपके हमारे घर में जो धारा है वो कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एक क्या होता है, एसी, और एक क्या होता है, डीसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है, डायरेक्ट करंट, इसको बोलते हैं दिष्ट धारा। तो क्या बोले, करंट कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। जरा यहीं पे दोनों में अंतर देख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर ये जो आपका एसी धारा है, एसी धारा है, प्रत्यावर्ती का मतलब होता है जो अपने डायरेक्शन को हमेशा बदले, और दिष्ट धारा का मतलब होता है जो अपने डायरेक्शन को हमेशा निश्चित रखे, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करे। तो सबसे पहला अंतर, एसी अपने डायरेक्शन को बदलता रहता है, और डीसी में लिखिएगा डीसी अपने डायरेक्शन को नहीं बदलता है। लिख चुके। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एसी में प्लस माइनस तार का कोई अंतर नहीं होता है। एसी में प्लस माइनस तार में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा, डीसी में प्लस माइनस तार में अंतर होता है। तीसरा, ये जो एसी है ये अधिक खतरनाक होता है, और ये जो आपका डीसी है ये कम खतरनाक होता है। एसी अधिक खतरनाक होता है और डीसी कम खतरनाक होता है। चौथा पॉइंट, एसी को ट्रांसफॉर्मर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्या बोले, एसी को ट्रांसफॉर्मर के द्वारा, क्या बोले, एसी को ट्रांसफॉर्मर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और ये जो आपका डीसी है, इस डीसी को रेसिस्टेंस के द्वारा, प्रतिरोध के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्या बोले, एसी को ट्रांसफॉर्मर के द्वारा और ये जो आपका डीसी है उसको प्रतिरोध के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कंप्लीट, नियंत्रित किया जाता है। ओके, तो ये था एसी और डीसी में अंतर। तो धारा कितने प्रकार का, एसी, और ये क्या हो गया, डीसी। ओके, अब देखेंगे ये जो आपका एसी करंट है उसको इस साइन से लिखा जाता है, और डीसी करंट को इस साइन से लिखा जाता है। सॉरी उल्टा हो गया। ये आपका जो एसी करंट है वो इस साइन से, और डीसी करंट को इस साइन से। इसका मतलब क्या है, एसी सोर्स, और इसका मतलब क्या हो गया, डीसी सोर्स। ये बैटरी है और ये डायनेमो है जिसको जनरेटर कहते हैं। ये एसी सोर्स का सूचक है और ये किसका, डीसी सोर्स का सूचक है। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़े थे बीच में इलेक्ट्रिक पावर। आपको अगर याद होगा तो हम लोग बीच में पढ़े थे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर, आपको एक बात समझाए थे कि घरेलू परिपथ जो होता है, जरा सा हम लोग देखते हैं पावर के बारे में, या ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब मतलब कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा और कौन सा बल्ब कम चमकेगा। देखेंगे घरेलू परिपथ जो होता है, आपको पावर का फॉर्मूला दिए लाके V²/R। ओके, और ओम का नियम कहता है V बराबर IR, तो R बराबर हो गया V/I। आप यहां से रख सकते हैं, तो पावर बराबर हो जाएगा V²/V/I। ये I चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा V के साथ V कट गया, तो पावर बराबर हो गया I × V। तो घरेलू जो परिपथ है हमारा वो समांतर क्रम में होता है। आपको क्या बताए कि घरेलू परिपथ जो होता है वो कैसा,
समांतर क्रम में होता है। ये बात जानते हैं आप, आपको बताए हैं। और समांतर क्रम में जहां वोल्टेज, समांतर क्रम में वोल्टेज नियत रहता है, इसका मतलब भी जो है वो कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब P बराबर I भी, इसमें अगर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाओगे तो क्या आता है? समानुपाती। इसका मतलब यदि हटाओगे तो P समानुपाती क्या हो गया? I। P समानुपाती क्या हो गया? I। इसका मतलब जिसमें धारा अधिक होगा उसका पावर अधिक होगा, या जिसका पावर अधिक होगा उसमें धारा अधिक होगा और वो अधिक चमकेगा। समझिए, जिसका पावर अधिक होगा उसमें धारा अधिक होगा और उसमें चमक अधिक, क्योंकि H बराबर होता है I स्क्वायर RT। जिसका पावर अधिक होगा उसमें धारा अधिक होगा, जिसमें धारा अधिक होगा उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति अधिक होगी, जिसमें ऊष्मा की उत्पत्ति अधिक होगी उसका चमक अधिक होगा। क्या बोले? घरेलू परिपथ समांतर क्रम में होता है, जहां वोल्टेज नियत रहता है, भी कांस्टेंट को हटाएंगे तो समानुपाती, तो पावर समानुपाती I। इसका मतलब पावर जिसका अधिक होगा उसमें धारा अधिक होगी और उसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी और वो अधिक चमकेगा। तो लिखेंगे समांतर क्रम में जिसका पावर अधिक होगा उसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी और वह अधिक चमकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि 25 वाट और 200 वाट दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, बोलिए किसमें चमक अधिक होगा? समांतर क्रम में जिसका पावर अधिक होगा, जिसका पावर अधिक छूट गया, अधिक होगा उसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी और वह अधिक चमकेगा। तथा जिसका पावर कम होगा वह कम चमकेगा। लेकिन ये कब होगा? जब वो किसमें हो? समांतर क्रम में हो। अगला एक स्टार, श्रेणी क्रम में जिसका पावर अधिक होगा, उसका उल्टा होगा, अधिक होगा, वह कम चमकेगा। तथा जिसका पावर अधिक होगा वह कम, तथा जिसका पावर कम होगा वह अधिक चमकेगा। क्या बोले? समांतर क्रम और श्रेणी क्रम एक दूसरे का उल्टा होगा। समांतर क्रम में जिस बल्ब का पावर अधिक होगा वह अधिक चमकेगा और जिस बल्ब का पावर कम होगा वह कम चमकेगा। इसका उल्टा अगर श्रेणी क्रम में है तो जिसका पावर अधिक होगा वह कम चमकेगा और जिसका पावर कम होगा वह अधिक चमकेगा। ये था आपको बल्ब के ब्राइटनेस के बारे में कि कौन सा बल्ब अधिक ब्राइट करेगा और कौन सा बल्ब कम ब्राइट करेगा, कौन सा बल्ब अधिक ब्राइट करेगा और कौन सा बल्ब कम ब्राइट करेगा, ये हम लोगों को जानना है। तो समांतर क्रम में जिसका पावर अधिक होगा उसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी और वह अधिक चमकेगा, जिसका पावर कम होगा उसमें ऊष्मा कम उत्पन्न होगी और वह कम चमकेगा। श्रेणी क्रम में इसका उल्टा होगा। नेक्स्ट, इसको जल्दी से नोट करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर थ्योरम। अगला हेडिंग है आपका मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम, अगला हेडिंग है मैक्सिमम पावर थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझाने जा रहे हैं। मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम मतलब जो शक्ति है वह अधिकतम कब होगा, उसके लिए क्या प्रमेय है, क्या नियम है। तो पावर मैक्सिमम कब होगा, जरा उसके बारे में हम लोग को समझना है। देखेंगे, मान लो ये आपका बाह्य प्रतिरोध है और इसके साथ में एक बैटरी जुड़ा हुआ है। बैटरी का जो प्रतिरोध होता है उसको बोलते हैं आंतरिक, उसको R से लिखते हैं और इसका वोल्टेज हो गया V। ओके, तो इसमें मान लीजिए बैटरी करंट I दिया तो I का मान कितना होगा? I का मान होता है V बटा टोटल प्रतिरोध, ये हो गया R प्लस R। तो परिपथ में धारा कितना हो गया? V बटा R प्लस स्मॉल r। स्मॉल ये क्या है? ये है आपका बाह्य प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। इसका नाम क्या है?
बाह्य प्रतिरोध, और ये क्या है, ये है आंतरिक प्रतिरोध। हर बात को समझिए, ये कौन है, ये है आंतरिक प्रतिरोध, और वो कौन है, बाह्य प्रतिरोध। ये क्या है, ये सेल का ईएमएफ मतलब सेल का वोल्टेज। ओके, तो सब अब हम लोग को बात करना है पावर। तो पावर कौन लेगा, बैटरी अगर धारा देती है तो उस धारा को खपत कौन करता है, उसको आर खपत करेगा। जैसे इस बैटरी से हम लोग बल्ब लगाए तो हम लोग को पावर कहाँ खपत होता दिखेगा, बैटरी के अंदर में थोड़ी दिखेगा, हम लोग को तो बल्ब पे दिखेगा। इसीलिए पावर के लिए इस प्रतिरोध को कंसीडर किया जाएगा। तो पावर बराबर होता है I² इंटू आर। आई के जगह पे कितना लिखेंगे, V बटा आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो पावर बराबर हो जाएगा यहाँ से V² आर बटा आर प्लस आर का होल स्क्वायर। एक बार चेक करने दीजिए, आपको नीचे वाला दिख रहा है, एकदम बहुत बढ़िया से दिख रहा है आपको। पावर, ये पावर हो गया। लेकिन आपको थ्योरम में क्या बोला है, आपने बोला है मैक्सिमम पावर थ्योरम। पावर तो इतना हो गया, इसको मैक्सिमाइज करना है तो लिखेंगे पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए, पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए dp बटा dr को बराबर 0 पुट करेंगे। आपको समझाए हैं 11th में या 10th में, कभी ना कभी आपको हम पढ़ाए होंगे। अगर आपको नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिए। किसी भी फंक्शन को, पावर क्या है, एक फंक्शन है, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए 12th में चैप्टर है मैक्सिमा और मिनिमा। वो कहता है कि किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दीजिए, उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दीजिए। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, V²। V तो कांस्टेंट रहेगा किसी भी सेल के लिए, बच गया R बटा R प्लस छोटा r का होल स्क्वायर। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो आपको निकालना है dp बटा dr। सबसे पहली बात V² को बाहर कर दीजिए, ठीक है। ये है ऊपर वाला और ये है नीचे वाला, बट्टा के ऊपर ऊपर वाला, बट्टा के नीचे नीचे वाला। तो नीचे वाले को लिख लेंगे, नीचे वाले को लिख लेंगे और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। r का डिफरेंशिएशन 1, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 वैसे r का डिफरेंशिएशन, उसके बाद देंगे माइनस का साइन दे दिए। अब ऊपर वाले को लिख लेंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2 इंटू आर प्लस आर, जिसको डिफरेंशिएशन होता होगा वो बात को पकड़ रहे होंगे। नीचे में जिसको डिफरेंशिएट किए या जो नीचे में उसका स्क्वायर, तो एक स्क्वायर तो पहले से है, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। ओके, अब क्या बोले, dp बटे dr को 0 कर देंगे। तो इसके जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0। तो 0 बराबर V² बटा r प्लस छोटा r के पावर 4 इंटू r प्लस r का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए 2r² माइनस 2r, 2 कैपिटल R स्मॉल r, ऐसा हो जाएगा। चलिए, ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में खत्म, ये गुना में नीचे आएगा तो भाग में खत्म। तो बच गया 0 बराबर, इसको ओपन कर देंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 2r² माइनस 2rr, 2rr प्लस से माइनस में कट गया। तो 0 बराबर कैपिटल R², यहाँ पे स्मॉल है, कैपिटल R² में से 2 r घट गया तो माइनस R²। ये R² माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो R² बराबर R², स्क्वायर खत्म, इसीलिए कैपिटल R बराबर स्मॉल r। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है, कैपिटल R बराबर स्मॉल r, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है, कैपिटल R बराबर स्मॉल r। अर्थात मैक्सिमम पावर थ्योरम कहता है किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में पावर को मैक्सिमम होने के लिए बाह्य प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध का मान बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। किसी भी परिपथ में पावर को मैक्सिमम होने के लिए बाह्य प्रतिरोध मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और आंतरिक प्रतिरोध मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसमें पावर क्या होगा, मैक्सिमम। यदि पावर मैक्सिमम बोल दिया तो ये होगा, अगर ऐसा है तो उसमें पावर मैक्सिमम होगा।
फिर समझिए, अगर पावर मैक्सिमम बोल दिया तो ये बराबर ये होगा, अगर आपको ये बोल दिया तो उसमें पावर मैक्सिमम होगा। देखिए इस पे सवाल कैसे पूछता है, इसमें सवाल ऐसे पूछेगा आपसे, देखिएगा एक छोटा सा हम सवाल करके दिखाते हैं, आप तुरंत पकड़ लोगे बात को। छोटा सा, ये थ्योरी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप ये थ्योरी जानते हैं तो आपका बेड़ा पार है। क्वेश्चन पूछता है, कितनी बार नीट में पूछा है ये क्वेश्चन कि ये है आपको R बराबर 20 ओम, यहाँ पे जो है 40 वोल्ट का बैटरी है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है। बोला कि यदि परिपथ में पावर मैक्सिमम हो तो R का मान कितना होगा। कुछ नहीं दिया हुआ है, सीधा बोला यदि इस परिपथ में पावर मैक्सिमम हो तो R का मान कितना होगा। अभी क्या बोले, यदि पावर मैक्सिमम हो तो छोटका R और बड़का R दोनों क्या होता है, बराबर। इसीलिए पावर, अगर पावर मैक्सिमम होगा, इफ P इज मैक्सिमम देन स्मॉल r बराबर कैपिटल R एंड कैपिटल R इज 20 ओम, सो स्मॉल r इज ऑल्सो कितना, 20 ओम। ओके, तो ऐसा सवाल आएगा किस पे, मैक्सिमम पावर थ्योरम पे। ओके, तो ये हो गया कौन सा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है आपका मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्सिमम पावर थ्योरम। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे मेजरिंग डिवाइस। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे और वो कॉन्सेप्ट है आपका मेजरिंग डिवाइस, मतलब कुछ ऐसे उपकरण जिससे हम लोग मापते हैं, कुछ ऐसे उपकरण जिससे हम लोग मापते हैं। तो अगला आप हेडिंग दीजिए मेरे साथ, उसका नाम है मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग डिवाइस, अगला हेडिंग है आपका मेजरिंग डिवाइस। अगला हेडिंग क्या हो गया, मेज। इसमें देखिए, इसमें हम लोग तीन चीज को पढ़ेंगे, एक होगा गैल्वेनोमीटर, एक होगा आमीटर और एक होगा वोल्ट मीटर। एक कौन होगा, एक होगा आपका गैल्वेनोमीटर और एक होगा आमीटर और एक होगा वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले हम लोग मेजरिंग डिवाइस में सबसे पहले पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, 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 इसमें हम बोलेंगे, आप नोट्स लिखेंगे छोटा छोटा। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा विद्युत उपकरण है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो करंट को मेजर करता है। नंबर वन, पहला स्टार, गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करता है। दूसरा स्टार, गैल्वेनोमीटर जो है ये कम वैल्यू के करंट को मेजर करता है। क्या बोले, ये 10 माइक्रो एम्पियर से 10 मिली एम्पियर, बहुत लो लेवल के करंट को मेजर करता है, बहुत सेंसिटिव होता है। और ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसको इस साइन से सूचित किया जाता है, इस प्रकार से। ये साइन है, किसका साइन है, ये गैल्वेनोमीटर का। ये साइन किसका साइन हो गया, ये गैल्वेनोमीटर का। ओके, तो हम लोग क्या बोले कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो करंट को मेजर करता है, ये लो लेवल के करंट को मेजर कर उसको इस साइन से दिखाया जाता है। तो ये क्या बन गया आपका गैल्वेनोमीटर। दूसरा जो इक्विपमेंट है उसका नाम है आमीटर। दूसरा जो मशीन है उसका नाम क्या है, आमीटर। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आमीटर। ये देखो आप आमीटर कैसे बनता है। सबसे पहली बात कि आपके सामने एक गैल्वेनोमीटर है, ये मान लो आपके सामने गैल्वेनोमीटर है। यदि आप गैल्वेनोमीटर में के समांतर क्रम में, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध जोड़ देते हो। क्या बोले, यदि आप गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध जोड़ देते हो तब ये एक नया मशीन बन जाता है जिसका नाम है आमीटर। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। क्या बोले, ये अगर यदि आप गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक छोटे प्रतिरोध को जोड़ देते हो, समांतर क्रम में एक छोटे प्रतिरोध को जोड़ देते हो, तब वो एक नया डिवाइस बन जाता है, उसका नाम क्या है, आमीटर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक छोटे प्रतिरोध को जोड़ने की प्रक्रिया संट कहलाती है। पहला पॉइंट एक था। दूसरा पॉइंट क्या बोले, समांतर क्रम में एक छोटे प्रतिरोध को जोड़ने की प्रक्रिया संट कहलाती है। तो संट क्या है, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में छोटा प्रतिरोध जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संट। अर्थात गैल्वेनोमीटर को यदि आप संट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आमीटर बन जाएगा। आमीटर का ये सिंबल है। तीसरा पॉइंट, आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या बोले, आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चौथा पॉइंट लिखिए, आमीटर का प्रतिरोध कम होता है। और पांचवा पॉइंट लिखिए, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या बोले, सबसे पहला पॉइंट, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक छोटे प्रतिरोध को जोड़ने पर
आमीटर प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में छोटे प्रतिरोध को जोड़ने की प्रक्रिया शंट कहलाती है। तीसरा पॉइंट, आमीटर को ए से सूचित किया जाता है। चौथा पॉइंट, आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पांचवा पॉइंट, आमीटर का जो प्रतिरोध है वो कम होता है। छठा पॉइंट, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। कंप्लीट। आप जरा देखिए एक डेरिवेशन, मान लो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ओके। तो जितना वोल्टेज ये पॉइंट ए बी और ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, तो जितना वोल्टेज दोनों समांतर क्रम में है, तो जितना वोल्टेज ए बी के बीच होगा उतना ही वोल्टेज सी और डी के बीच होगा। इसको डी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। अब देखो, मान लो यहां से करंट आई गया, तो इधर करंट कितना जाएगा, मान लो आई जी, इधर करंट कितना जाएगा, आई माइनस आई जी। तो दोनों का वोल्टेज क्या होगा, बराबर, दोनों का वोल्टेज बराबर। तो लिख सकते हैं वी सी डी बराबर वी ए बी। छवो पॉइंट लिखने के बाद ये डेरिवेशन लिखिएगा आप। भी जितना दोनों समांतर क्रम में है, तो जितना वोल्टेज ऊपर वाले का उतना ही वोल्टेज नीचे वाले का, ठीक है। आप देखेंगे भी बराबर क्या होता है, आई आर। तो आई कितना है, आई है आई जी, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं जी। जी क्या है, जी है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, बराबर यहां पर हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू इसका प्रतिरोध कितना हो गया, आर। क्या सही है, आई जी बराबर कितना हो गया, आई माइनस आई जी इंटू आर। तो यहां से आर बराबर कितना होगा, यहां से इसीलिए आर बराबर हो जाएगा, मतलब शंट रेसिस्टेंस, ये क्या है, आर शंट रेसिस्टेंस है, ये बराबर हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आई जी बटा आई माइनस आई जी इंटू क्या हो गया, जी। ये है शंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर शंट रेसिस्टेंस, आई जी गैल्वेनोमीटर का करंट है, आई जो है वो परिपथ में धारा है, फिर आई जी करंट है गैल्वेनोमीटर का, जी गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है। तो आर बराबर शंट रेसिस्टेंस बराबर आई जी बटा आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी, ओके। नेक्स्ट दूसरा होगा, तीसरा होगा गैल्वेनोमीटर। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा गैल्वेनोमीटर। तीसरा कौन होगा, गैल्वेनोमीटर। तो तीसरा पॉइंट दीजिए और आप लिखिए उसमें गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर तीसरा लिखिए, उसमें दीजिए आप हेडिंग गैल। अब गैल्वेनोमीटर कैसे बनता है, तो सबसे पहली बात आपके पास ये गैल्वेनोमीटर नहीं, वोल्ट मीटर। तीसरा पॉइंट दीजिए गैल्वेनोमीटर तो पढ़ लिए, ये दीजिए आप वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर कैसे बनता है, आपके पास ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। यदि आप गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में यदि एक बड़े प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए, तब एक नए उपकरण का निर्माण होता है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। जिसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। क्या बोले, यदि गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक बड़े प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए, तब एक नए उपकरण का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, ओके। नंबर 1 पहला स्टार, गैल्वेनोमीटर को सीरीज करके, गैल्वेनोमीटर को सीरीज करके, इसको बोलते सीरीज करना, मतलब श्रेणी क्रम में एक बड़े प्रतिरोध को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सीरीज करना। तो गैल्वेनोमीटर के को सीरीज करके वोल्ट मीटर बनाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वोल्ट मीटर को भी से सूचित किया जाता है। तीसरा पॉइंट, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चौथा पॉइंट, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। और पांचवा पॉइंट, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक, कितना, अनंत होता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को भी से सूचित किया जाता है। और वोल्ट मीटर कैसे बनता है, जब गैल्वेनोमीटर को सीरीज कर देते हैं तो किसका निर्माण होता है, वोल्ट मीटर का। तो ये था आपका तीसरा पॉइंट। एक चौथा पॉइंट आप सुन लो, एक होता है वॉट मीटर। चौथा पॉइंट, इसको केवल सुन लेना है आपको। चौथा पॉइंट है, उसका नाम है वॉट मीटर। वॉट मीटर, वॉट मीटर जो है ये पावर मेजरिंग डिवाइस है। ये क्या मेजर करता है, ये पावर मेजर करता है, शक्ति मापता है, ये पावर मेजरिंग डिवाइस है, ओके। वॉट मीटर क्या है, वॉट मीटर जो है ये पावर मेजरिंग डिवाइस है, इसको W से ऐसे सूचित किया जाता है, वॉट मीटर, कंप्लीट। और पांचवा एक नया टर्म और आप जान लो, पांचवा एक नया टर्म और आप जान लो, आपके कॉपी में रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा, उसका नाम है रिहोस्टेट।
उसका क्या नाम है? रिहोस्टेट। रिहोस्टेट का सिंबल ये है रिहोस्टेट का सिंबल, इसको बोलते हैं RH, रिहोस्टेट। रिहोस्टेट का मतलब होता है ये आपका प्रतिरोध है, मान लो ये है 5 ओम, इसका मतलब है इसे कहीं भी जोड़ोगे तो ये आपको 5 ओम शो करेगा। लेकिन अगर हम लोग इसमें ये लगा दें, एरो लगा दें, इसका मतलब ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, मतलब ये अपने वैल्यू को चेंज कर सकता है। जैसे आपने लिखा ये एक ऐसा रिहोस्टेट है जिसका वैल्यू है 20 ओम, इसका मतलब है कि इसके प्रतिरोध का मान 0 ओम से 20 ओम तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जरूरत पड़ेगा तो 5 ओम भी इससे हम लोग बना सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो 18 ओम भी बना सकते हैं, लेकिन 21 नहीं बना सकते। मैक्सिमम जरूरत पड़ेगा तो 0 भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो 20 भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो 19 कर सकते हैं, लेकिन 21 नहीं कर सकते। 0 से 20 तक में आप कोई भी वैल्यू बना सकते हैं। इसे आप क्या बोलते हैं? रिहोस्टेट। रिहोस्टेट का मतलब क्या होता है? रिहोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रिहोस्टेट। क्या बोले? वेरिएबल रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? रिहोस्टेट। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़े? रिहोस्टेट के बारे में। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। अगला जो हेडिंग है उसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। अगला जो हेडिंग है उसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। ये आप देखो कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। अगला हेडिंग है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, आप इसे गेहूं का पुल मत कहिए, गेहूं पत्थर का पुल मत कहिए, ऐसा नहीं है। व्हीट स्टोन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ब्रिज बनाया, उन्होंने एक कनेक्शन बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक कनेक्शन बनाया और उसी कनेक्शन का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। इन्होंने एक कनेक्शन बनाया और उसी कनेक्शन का नाम क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज। जरा सा इसे कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। सबसे पहली बात कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? प्रतिरोध का एक कनेक्शन है, जिसमें व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? ये कनेक्शन है, रेसिस्टेंस का एक कनेक्शन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, व्हीट स्टोन ब्रिज में, इस ब्रिज में, इस कनेक्शन में 4 प्रतिरोध, इसमें 4 प्रतिरोध होता है, एक गैल्वेनोमीटर होता है और एक सेल होता है, इतना चीज लगा होता है। ओके, और इस 4 में से इस ब्रिज के द्वारा, व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा हम लोग अननोन रेसिस्टेंस को ज्ञात करते हैं। क्या बोले? अननोन रेसिस्टेंस को ज्ञात किया जाता है। और चौथा पॉइंट ये है कि व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा छोटा या बड़ा, मतलब उच्च या निम्न किसी भी प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी, चाहे वो उच्च प्रतिरोध हो या निम्न प्रतिरोध हो, किसी भी प्रकार के प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। किसमें? व्हीट स्टोन ब्रिज में। ओके, तो सबसे पहली बात कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो है इसमें 4 भुजा होता है। देखो आप, इसमें 4 भुजा होता है, ये इसका बनावट है। आप बनावट को अच्छे से देखो, बनावट होगी 4 भुजा होगी। मान लो ये P, ये Q, ये R, ये S। ये जो 4 भुजा है इसमें से ये 3 भुजा, कोई भी 3 प्रतिरोध आपको पता रहेगा और चौथे का मान निकालना रहेगा। और ये एक विकर्ण ये हुआ जिसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और जो दूसरा विकर्ण है उसमें हम लोग एक बैटरी जोड़ देते हैं। ये फिगर है किसका? व्हीट स्टोन ब्रिज का। फिगर हम लोग फिर बनाएंगे नए तरीके से, लेकिन अभी रफ में बनाए हैं। ये फिगर है किसका? व्हीट स्टोन ब्रिज का। और इस फिगर में 4 प्रतिरोध होगा, चारों भुजा में लगा होगा। इस चारों को हम लोग आर्म कहते हैं, जिसमें से ये नॉन आर्म है, ये अननोन आर्म है, और ये दोनों कंजुगेट आर्म है। ये दोनों कंजुगेट आर्म, ये नॉन आर्म और ये अननोन आर्म। चारों आर्म में, आर्म मतलब बाह मतलब भुजा, चारों भुजा में 4 प्रतिरोध, विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर, दूसरे विकर्ण में एक बैटरी को तो विकर्ण में से बाहर कर दिए तो आप गुस्सा नहीं होंगे। ऐसा ये कनेक्शन है किसका? ये कनेक्शन है किसका? ये कनेक्शन है व्हीट स्टोन ब्रिज का। ओके, अब जरा सा इसको हम लोग फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इतना स्टार अगर आप नोट कर लिए हैं कॉपी में तो चलिए मेरे साथ बढ़िए आगे। तो सबसे पहली बात की गैल्वेनोमीटर देखेंगे। तो गैल्वेनोमीटर की हम लोग बात कर रहे थे, गैल्वेनोमीटर की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए जरा, तो गैल्वेनोमीटर का पहले आप फिगर देखो।
ऐसा फिगर, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R और इसका नाम S। इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और इसके बगल में यहाँ पे नीचे में एक बैटरी लगा हुआ है। ऐसा कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन हो गया। आप देखेंगे सर ये यही फिगर है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। ओके, आप देखो अगर ये सेल है तो सेल क्या देगा, धारा। तो ये धारा ऐसे चला गया I, यहाँ से ये चला गया मान लो I1, इसमें चला गया I2, इसमें चला गया IG, इसमें चला गया I3 और इसमें चला गया I4। ऐसे धारा बट गया और ये फिर यहाँ से कितना निकल गया I। ये पूरा का पूरा धारा का बंटवारा है। ओके, अब देखेंगे तो सबसे पहली बात कि हम लोग चलते हैं लूप में, आपको लूप रूल सिखाएं। ये आपका लूप है पहला और ये आपका लूप है दूसरा, ठीक है। ये लूप 1 है और ये लूप 2 है। तो लूप 1 के लिए, लूप 1 के लिए चलिए अच्छे से एकदम समझ के, क्या बोले, धारा की दिशा में निगेटिव, तो -I1P, तो ये क्या होगा -I1P। P क्या है, इसका प्रतिरोध है। यहां जाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा -IG इंटू G, और उसके बाद इधर उल्टा जाएंगे तो प्लस क्या होगा I3 इंटू R बराबर क्या हो गया 0। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। क्या आपको दिख रहा है, हाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। अब लूप दूसरे में चलिए, लूप 2 के लिए, लूप 2 के लिए बोलिए क्या लिखिएगा, इसमें -I2Q, -I2Q, यहां जाएंगे तो यहां उल्टा तो हो जाएगा प्लस I4 इंटू S, यहां उल्टा जाएंगे तो प्लस IG इंटू G बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। क्या ठीक है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अब चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों को मिल गया। तो मेरा ये कहना है माइनस, और यहाँ पे ऐसे गुजरे तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, ठीक है। अब देखिए मेरा ये कहना है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, यदि गैल्वेनोमीटर से धारा नहीं जाए तो यहाँ पे एक लाइन आपको समझना पड़ेगा, यदि IG बराबर 0, मतलब गैल्वेनोमीटर से धारा न गुजरे अर्थात 0 हो जाए, गैल्वेनोमीटर से धारा न गुजरे अर्थात क्या हो जाए 0 हो जाए, गैल्वेनोमीटर से क्या बोलते हैं धारा न जाए मतलब 0 हो जाए, तब व्हीटस्टोन को बैलेंस व्हीटस्टोन कहा जाता है, बैलेंस व्हीटस्टोन कहा जाता है। यदि गैल्वेनोमीटर से धारा न जाए तो उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन कहा जाता है। कंप्लीट। अब देखेंगे तो समीकरण 1 और 2 में IG को 0 रख देते हैं, तो समीकरण 1 एवं 2 में IG बराबर 0 रखने पर ठीक है क्या मिलेगा, I1P माइनस I1P, ये तो आपका 0 हो गया। अब प्लस I3R बराबर क्या हो गया 0, प्लस I3R बराबर क्या हो गया 0। तो यहीं से लिख सकते हैं I3R बराबर हो गया I1P, हो गया I3R बराबर I1P। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं झूठों से। चलिए अब इसमें आइए, इसमें IG 0 कर देंगे तो क्या बनेगा, -I2Q प्लस I4S बराबर 0। ये I2Q उधर लेके जाइए तो I4S बराबर कितना हो गया I2Q, ये हो गया समीकरण 4, ठीक है। अब देखो यदि इसमें से करंट नहीं जाएगा तो I1 I2 के बराबर, I3 I4 के बराबर, ठीक है। यदि यहां लिखते हैं, यदि IG बराबर 0 तब I1 बराबर I2, I3 बराबर I4। फिगर को देखिए ना, ऐसा हो जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 को भाग करने पर, समीकरण 3 भागा 4 भाग करने पर तो ये हो जाएगा I3R बटा I4S बराबर I1P बटा I2Q, I1 बराबर I2, I3 बराबर I4।
तो यहाँ से आ गया P बटा Q, इधर से पहले ले लिए, बराबर R बटा S। ये कंडीशन है किसका? ये कंडीशन है व्हीट स्टोन ब्रिज का, व्हीट स्टोन ब्रिज का। लेकिन ये कैसा? बैलेंस की अनबैलेंस? ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का। या इसी को थोड़ा सा और बढ़ा के लिखो, कोना कोनी गुना करो, P गुना S बराबर Q गुना R। ये भी कंडीशन हो गया किसका? व्हीट स्टोन ब्रिज का। मेरा ये कहना है यदि किसी व्हीट स्टोन ब्रिज में P गुना S बराबर R गुना Q, देखिए ना, P गुना S बराबर R गुना Q, मतलब यदि किसी व्हीट स्टोन ब्रिज में यदि कोना कोनी गुना बराबर हो, किसी व्हीट स्टोन में यदि कोना कोनी गुना बराबर हो तो गैल्वेनोमीटर से धारा नहीं गुजरता है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, ये रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा हम लोग जब ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पर बात कर रहे थे, वहाँ पे आपको डिस्कस करवाए थे कि व्हीट स्टोन के बारे में, अगर कोना कोनी गुना अगर बराबर हो जाएगा तो इस IG से कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसका कोई मान्यता नहीं रहेगा, इसको आप हटा सकते हैं। ओके, एक छोटा स्टार आप समझिएगा, जब IG बराबर 0 हो जाएगा, यदि यहाँ पे एक लाइन समझना है, यदि IG बराबर 0 हो गया तब क्या होगा? P बटे Q बराबर R बटे S, और इसको बोलते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज क्या बोलते हैं? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। यदि IG 0 ना हो तब P बटा Q डज नॉट इक्वल टू R बटा S, तब इसको बोलते हैं अनबैलेंस, तब इसको बोलते हैं अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तब इसे क्या बोलेंगे? अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर IG 0 हो गया तो ये होगा, या ये हो गया तो ये होगा। IG 0 तो ये होगा, अगर ये हो गया तो ये होगा। ठीक है, मतलब कोना कोनी गुना अगर बराबर हो गया तो IG का मान 0 हो जाएगा और उससे किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस पर आप एक सवाल करेंगे फटाक से, आप इस पे एक सवाल करेंगे फटाक से। जैसे आपसे एक सवाल पूछता है, फाइंड द करेंट इन द सर्किट, फाइंड द करेंट इन द सर्किट। अब सर्किट कैसा दिया वो देखिए, सर्किट दिया 10 ओम, ये भी है 10 ओम, ये भी है 10 ओम, ये भी है आपका 10 ओम, इस बीच में जोड़ दिया 50 ओम, इसके साथ एक 20 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, बोलता है करंट ज्ञात कीजिए। क्या देखिए व्हीट स्टोन बन रहा है, 10 गुना 10 100, 10 गुना 10 100, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये कैसा बन जाएगा? ऊपर में 10 10 का 20, ऊपर में 20 ओम, नीचे में भी 10 10 का 20, नीचे में भी कितना हो गया? 20 ओम, और इसके साथ एक हो गया कितना? 20 वोल्ट का बैटरी। अब ये 20 20 का कितना हो जाएगा? 10, ये 10 ओम, इसके साथ एक 20 वोल्ट का बैटरी। तो I बराबर होता है V बटे R, मतलब 20 बटा 10, मतलब कितना? 2 एम्पियर। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप व्हीट स्टोन ब्रिज को बहुत ही अच्छे से आप समझे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप व्हीट स्टोन ब्रिज को बहुत अच्छे से समझे होंगे। इस पर जो भी सवाल आएगा उस सवाल को आप बना पाओगे। ओके, अब देखिए जरा, इसी पे एक सवाल ऐसा पूछ सकता है आपसे, फाइंड द करेंट इन द सर्किट। देखिए आपसे ऐसा सवाल, ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, ये है 5 ओम। ठीक है, ये हो गया आपका ये भी हो गया 5 ओम और ये भी हो गया 5 ओम। इसके साथ एक 10 वोल्ट का बैटरी जोड़ा हुआ है। आपसे पूछा करंट बताइए, आप गौर करिए, देखिएगा 5 5 25, 5 5 25, मतलब इससे धारा नहीं जाएगा। कोना कोनी गुना अगर बराबर हो गया धारा प्रवाहित नहीं होगा। अब ऊपर में 5 5 का 10, नीचे में 5 5 का 10, ऊपर में 10 नीचे में 10, ऊपर का 10 नीचे का 10 10 का 5, मतलब ये फिगर बन जाएगा ऊपर 5 ओम और नीचे 10 वोल्ट का बैटरी। तो यहाँ से I बराबर V बटे R, मतलब 10 बटे 5 कितना हो गया? 2 एम्पियर। ओके, ये क्या हो गया? 2 एम्पियर। कंप्लीट।
नेक्स्ट, अब हम लोग एक छोटा सा स्टार पढ़ेंगे और वो स्टार है कुछ सिंबल के बारे में आपको जानना होगा। कुछ सिंबल के बारे में आपको जानना होगा। तो कुछ सिंबल के बारे में आप जानिए। आइए हम लोग जानते हैं। कुछ सिंबल के बारे में आपको जानना होगा। जैसे नंबर एक में ये सिंबल है आपका सेल का, ठीक। नंबर 2 ये सिंबल है आपका एसी का। नंबर तीन हम लोग को जानना है ये सिंबल है अर्थिंग का। नंबर 4 ये सिंबल है रेसिस्टेंस का। एकदम अच्छे से लिखते जाइए, आप समझते चलिए। ये सिंबल है कैपेसिटर का। ये सिंबल है इंडक्टर का। ये सिंबल है ओपन स्विच का। ये सिंबल है क्लोज स्विच का। ये सिंबल है ओपन प्लग का। ये सिंबल है क्लोज प्लग का। ये सिंबल है रिहोस्टेट का। ये सिंबल है आमीटर का। ये सिंबल है वोल्ट मीटर का। ये सिंबल है वाट मीटर का। ये सिंबल है गैल्वेनोमीटर का। ये सिंबल है वायर का। ये सिंबल है जंक्शन का। ये सिंबल है क्रॉस वायर का। मतलब वायर एक दूसरे के ऊपर से गया है, एगो नीचे एगो, दोनों एक दूसरे को टच नहीं है, तो ये है आपका क्रॉस वायर का। उसके बाद ये बहुत सारे सिंबल्स हैं, ये सिंबल आपके जहन में हमेशा होना चाहिए। ओके, स्विच हो गया, प्लग हो गया, सब कुछ लगभग हो गया, अर्थिंग हो गया, बैटरी हो गया, तो ये सभी के सभी क्या हैं आपके पास सिंबल हैं। ओके, तो ये सभी के सभी सिंबल आपके ध्यान में होना चाहिए। मीटर है, रियोस्टेट है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, वायर है, जंक्शन है, क्रॉस वायर है, वगैरह वगैरह हम लोग ये समझेंगे। ये एसी है और ये सेल हो गया आपका। एक टर्म, आप एक ऑब्जेक्टिव समझिए। एक वर्ड होता है आवृत्ति। तो भारत में जो एसी की आवृत्ति है, एसी का जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो होता है 50 Hz। भारतीय एसी का आवृत्ति कितना है? 50 Hz। भारतीय एसी का आवृत्ति कितना होता है? तो क्या आंसर होगा उसका? 50 Hz। ओके, और डीसी का आवृत्ति 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Hz जो है, हर्ट्ज उसको बोलते हैं। ये किसका मात्रक है? ये मात्रक है आपको आवृत्ति का। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। तो एसी का आवृत्ति कितना? 50 Hz, और डीसी का आवृत्ति कितना होता है? 0 Hz। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर को आप समझे होंगे। थैंक यू सो मच।